हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पर्यावरण शब्द से परिचित है। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्राय किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अनोन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। 15.1 पारितंत्र, इसके संघटक क्या है। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनोन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक है। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अनोन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। वह तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार है। ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। क्रियाकलाप 15.1 संभवतः आपने एक जल जीवशाला देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन। हम एक वायु पंप वातित्र द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है। एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है? क्या हमें इसी प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? सभी जीव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियाँ एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के ना
रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है। क्रियाकलाप 15.2 जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे जलीय जीवों को साथ ना रखें जो दूसरों को खा जाए, अन्यथा क्या हुआ होता। समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हों। क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व का मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? आहार श्रृंखला एवं जाल। क्रियाकलाप 15.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अनोन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रभाव के चित्र से दो बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रभाव एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषित जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषित जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पर एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का आरेख दिखाया गया है। यहाँ पर शीर्ष मांसाहारी है, फिर मांसाहारी। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर उत्पादक, फिर शाकाहारी को मांसाहारी द्वारा और शीर्ष मांसाहारी द्वारा खाया जाता है। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में
उत्तरोत्तर ह्रास होता है। आहार श्रृंखला का दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण कि हमारे खाद्यान्न, गेहूं एवं चावल, सब्जियों, फल एवं मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी में धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। क्रियाकलाप 15.3 समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों में पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विषय में प्राय ही समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों ने इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार की रोक के औचित्य पर चर्चा कीजिए। आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जा सकती है? चर्चा कीजिए। 15.2 हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियों हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी दो समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे है ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। 15.2.1 ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं, जबकि सामान्यतः ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं, के अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। O2 पराबैंगनी यूवी बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन के एक अणु O प्लस O2 बराबर हो जाएगा O3 ओजोन। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया। इनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। क्रियाकलाप 15.4 पुस्तकालय, इंटरनेट एवं समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने में कितने सफल रहे हैं। या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है। 15.2.2 कचरा प्रबंधन।
अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 15.5 अपने घर में कचरा एकत्र कीजिए। इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा जैसे कि रसोई का कूड़ा, संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, दूध की खाली थैली, खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप्स, बबल पैक, पुराने फटे कपड़े, जूते, टूटे जूते आदि हो सकते हैं। इसी विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक लीजिए। इसे नम रखिए तथा 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वह कौन से पदार्थ है जो लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं? वे कौन से पदार्थ हैं जिनके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है? जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आता है, उनमें कौन से पदार्थ अति शीघ्र परिवर्तित हुए हैं? हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थों के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा एवं दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्यतः अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरण थे? वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं या अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिख जाएगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटाने के उपायों पर चर्चा की है। क्रियाकलाप 15.6 पुस्तकालय अथवा इंटरनेट द्वारा जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कितने समय तक पर्यावरण में इसी रूप में बने रह सकते हैं? आजकल जैव निम्नीकरण प्लास्टिक उपलब्ध है। इन पदार्थों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या इनमें पर्यावरण की हानि हो सकती है अथवा नहीं। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। क्रियाकलाप 15.7 पता लगाइए कि घरों से उत्पादित कचरे का क्या होता है। क्या किसी स्थान से इसे एकत्र करने का कोई प्रबंध है? पता लगाइए कि स्थानीय निकायों, पंचायत, नगर पालिका, आवास कल्याण समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। क्या वहाँ जैव अपघटित एवं अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है? गणना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पादित होता है। इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरण है? गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है। इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरण है। इस कचरे के निपटान के लिए कुछ उपाय सुझाइए। क्रियाकलाप 15.8 पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में मल व्ययन की क्या व्यवस्था है। क्या वहाँ इस बात का प्रबंधन है कि स्थानीय जलाशय एवं जल के अन्य स्रोत अनउपचारित वाहित मल से प्रभावित ना हो। अपने क्षेत्र में पता लगाइए कि स्थानीय उद्योग अपने अपशिष्ट कूड़े कचरे एवं तरल अपशिष्ट के निपटान का क्या प्रबंधन करते हैं। क्या वहाँ इस बात का प्रबंधन है जिससे सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों से भूमि अथवा जल का प्रदूषण नहीं होगा। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। हम प्रयोज्य निवर्तनीय वस्तु का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पर विचार कीजिए। रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निवर्तनीय कप। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच की गिलासों में दी जाती थी जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजेबल कप एवं गिलास के उपयोग को
इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्य कारक है। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज़ के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के लिए क्या लाभ है? क्रियाकलाप 15.10 इंटरनेट एवं पुस्तकालय की सहायता से पता लगाइए कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय किन खतरनाक वस्तुओं से आपको सुरक्षापूर्वक छुटकारा पाना है। ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है। क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का पर्यावरण पर कोई समाघात है? आपने क्या सीखा? पारितंत्र के विभिन्न घटक अनन्य आश्रित होते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी के विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।